नसीम भाई, आप इंडिया गए, आपने वहाँ पे काम किया, वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा किसको पाया? मतलब एक एक बंदे को अच्छा पाया। क्या आपकी अमिताभ बच्चन साहब से भी मुलाकात हुई? जी, उनके साथ बच्चन साहब के साथ भी मुलाकात हुई। उनके सेट पे मैं गया था, फैसलाबाद गए ना, तो हम आप में शेव करवा के तो बाहर निकले कि छोटा सा बच्चा आया। हाँ। तो कहता है मसाना आया। एक दूसरा बच्चा कहता है कल इतने ड्रामा लगना ही। कहता केड़ा मसाना? कहता है वे। कहता वह मसाना है तख्ती ते संघाड़ा पे मसाना साहब हंस हंस के गिर के। ओए कुत्तियो, ओए ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਰਾਸੀ ਹੱਥੋਂ ਬਿਦਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ। 7 ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੰਗ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, गोश्त नहीं पकाया। मैंने एक दफ़ा इनकी फिल्मदी जुगतबाजी ऐसे ही देखी, सखावत नाज और सोहेल साहब की। हाँ जी, कि एक दूसरे को कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को जुगतें क्या मार रहे हैं कि जो तू फौत होना है तो तेरे उत्ते ते खशखास पड़ी जानी है, तो वो आगे से कहते हैं कि तेरे ते दुआने पड़े जाने हैं। एक ड्रामा था मेरा मिस कुमकुम, उसमें मतलब मेरा सुहागरात का सीन होता है। तो बब्बू साहब अंदर से तकिया लेकर आते हैं और आ कहते हैं जी सौन की जगह किधर नहीं है। अब सोफे के ऊपर वो लेटे हैं, 4 दफा ना वो सिर्फ ऐसे टन करके लेट के तो मेरी तरफ देख लिया। वाह वाह, देखना ही कमाल था। सर नरगिस से इतनी बड़ी आर्टिस्ट हमारे थिएटर इंडस्ट्री में आई है। बिल्कुल। इससे पहले ना हमने कभी इतना अरूज और इतनी महंगी टिकट देखी है, ना अभी तक कोई देखने को मिल रही है जी। वो अपने टाइम के अंदर मतलब उसने किरदार भी बड़े बड़े आला किए और डांस भी बहुत आला किया। तो वो तो एक अपना मुकम्मल पीरियड दे के गई। बिल्कुल। लेकिन जब छोड़ के गई है, वो छोड़ने वाला आंसर भी उनका उसी तरह था जिस तरह उनकी कामयाबी थी। वो एक काम उन्होंने सही किया जिसको कहते हैं ना कि भरिया मेला छोड़ के गए, सवाल नहीं देखा। सवाल नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, पाकिस्तान में ड्रामा और थिएटर की तारीख 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। आगा हशर के ड्रामों से लेकर मौजूदा दौर के ड्रामों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो इसमें बेशुमार नाम आते हैं, बल्कि यूं कहिए कि बेशुमार एक्टर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स निकलेंगे जिन्होंने अपना जादू का लोहा मनवाया। लेकिन इस सारी लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अपनी जानदार और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से बैरून मुल्क में अपने फ़न का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, मेरी मुराद है हमारे आज के गेस्ट वन एंड ओनली नसीम विकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और आपकी मोहब्बत, आपने मुझे याद किया तो टाइम तो निकल ही आता है। अच्छा नसीम विकी साहब, आपका सफ़र माशाल्लाह बहुत लंबा है, यानी टीवी, थिएटर, फिल्म, और आपने इतने ज़्यादा दौर देखे हुए हैं कि मुझे याद है कि जब 1995-96 की बात है कि थिएटरों के बाहर बहुत बड़ा बड़ा रश होता था, जैसे किसी सियासतदान का जलसा होने वाला हो। तो उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता था, क्योंकि आप सिर्फ रवायती स्टेज एक्टरों की तरह नहीं थे, आप एक हैंडसम और एक यंग पर्सनैलिटी बॉय भी थे कि आप में बड़ी माशाल्लाह क्वालिटीज़ थी कि अक्सर नौजवानों को मैंने आपके बारे में कहते हुए सुना कि अगर पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बने
तो नसीम विक्की किसी शाहरुख खान या किसी गोविंदा से कम नहीं है। नहीं, बाकी सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके अब थोड़ी ज़्यादा कर गए। नहीं या सर, जो बात है वो है, ऐसी बात नहीं है। तो बल्कि आप हमें खुद बताइए उस सारे दौर के सिनेरियो में और अपनी स्ट्रगल के हवाले से कुछ बातें हमें बताइए। वो ज़माना जब मैं नया नया आया था जी, 95 में। जी बिल्कुल। 95 का लास्ट था जब मैं लाहौर थिएटर में पहला ड्रामा मैंने आके किया। उससे पहले तमसील में एक खेल किया था हमने उमर शीफ साहब के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने अपना थिएटर लाहौर थिएटर के नाम से शमा सिनेमा हॉल के अंदर खोल लिया था। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब आया तो बिल्कुल अपना एक नौजवानी वाली उम्र थी, 17-18 साल एज थी उस वक्त। तो वहाँ जब आया तो बहुत तेज़ी थी काम के अंदर भी, और फ्लो एक बहुत तेज़ था। तो मुझे हमारे एक मौसीकार हैं रौनक साहब जी, रौनकी साहब, वो मुझे कहते यार तेरी 40-50 जुगतें तो ना ऐसे फ्लो में ज़ाया हो जाती हैं, इतनी स्पीड से बड़ा करके बोलते हो, थोड़ा ठहराव लेकर आओ। तो मैं कहता था अगर मैं ठहराव लेके आऊँगा तो फिर मुझे बोला नहीं जाएगा, क्योंकि जितना पीछे से एक तूफान है, जितनी बातें हैं। तो खैर वो वक्त के साथ था, उस वक्त वही चीज़ चाहिए थी। फिर ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता ठहराव आता गया। फिर जब लोग मिलते हैं, आपको काम सीखने का मौका मिलता है, फिर वो आपकी ज़िंदगी में ठहराव लेकर आते हैं, आपको बताते हैं। जब असातिज़ा मिलते हैं, उमर शीफ साहब जैसे, वसीम अब्बास साहब जैसे, तारक जुए साहब जैसे, तो मतलब ये अमानुल्लाह साहब जैसे, ये लोग जब मिलते हैं फिर आपको पता चलता है कि मेरी स्पीड कितनी है, मुझे कितनी रखनी चाहिए। बिल्कुल। नसीम भाई, आपने खुद ही इस बात का जिक्र छेड़ दिया है। आप वाकई बहुत तेज़ बोला करते थे कि मैं देखता था कि बड़े बड़े जुगतबाज आपके सामने ठहरते नहीं थे। तो इस हवाले से आप हमें कुछ बताइए कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और स्पेशली आपने पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों के जो फाउंडर्स हैं उनके साथ आपने काम शुरू किया, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, सुहेल अहमद साहब, इस हवाले से हमें कुछ थोड़ा सा, आपने क्योंकि खुद ही अपने फ्लो का जिक्र किया है। वो जो फ्लो होता है ना जी, वो जब वक्त होता है अली भाई के, आप जब बोल रहे होते उस वक्त आपको इतनी अकल नहीं होती जी। आपको मतलब जब आपकी एज ऐसी होती ना, उसके अंदर आपको मतलब अकल उतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको उतनी झिझक नहीं होती, आपको उतनी शर्म नहीं आ रही होती। बिल्कुल। आप फ्लो में लगे रहते हैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में आपको अकल आनी शुरू होती है ना, फिर आप अपने आप में ठहराव लाना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, मतलब ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि तारक टैडी साहब का एक दौर आया, हाँ जी, कि वो भी, उनके सामने भी बड़े बड़े जो जुगतबाज थे वो नहीं टिकते थे, लेकिन आपने उनके सामने भी सस्टेन किया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं, आपने बड़े दौर देख लिए हैं। मोहब्बत आपकी। जब भी कोई इस तरह का टाइम आया ना जी, तो अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ये एक कर्म नवाजी रखी है कि मेरा फ्लो वैसा ही रहा है। और उसमें मतलब ये भी था कि आप मेरी सारी ज़िंदगी की कॉमेडी उठा के देखेंगे ना जी, मतलब वल्गैरिटी नाम की चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब उसके फ्लो के अंदर मतलब बात भी अच्छी करना, कोशिश करना कि अच्छी करूँ, क्योंकि असातिज़ा ऐसे थे, मतलब उमर शीफ साहब, वसीम अब्बास साहब। फिर जब आपका स्कूल ऑफ थॉट इस तरह के लोगों का हो, फिर एक अच्छा ही फ्लो बनता है। अच्छा फ्लो बनता है, बिल्कुल। क्योंकि आपका अक्सर मैं देखता था कि एक मैच पड़ा करता था सरदार कमाल मरहूम साहब, हाँ जी, और तारक टैडी साहब, और मसलन इस तरह नासिर चन्योटी साहब, जिनका नाम मैंने मतलब नहीं लिया, लेकिन आपने, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा एक मुनफरद रही इन सब के दरमियान। और आप कोशिश की कि अलग करूं, थोड़ा सा हटके करूं, करने कोशिश ये की है। बाकी बंदा कोई भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता, ना कोई कंप्लीट होता है, ना कोई बंदा ये कह सकता कि जी मैंने बड़ा तीर मारा, ये किया। मतलब सारा कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी दिल के अंदर एक खलश होती है बंदे के, एक होती है कि यार अभी कुछ किया नहीं, अभी कुछ करना है। जी जी जी। अच्छा नसीम भाई, जुगत हमारे पंजाबी स्टेज ड्रामे की एक बड़ी ख़ास सिन्फ है कि वैसे तो कॉमेडी पूरी दुनिया में है, फिल्मों में भी है, लेकिन ये जो जुगतबाजी है ये सिर्फ पंजाब के थिएटरों पे पाई जाती है। कि उसकी परफॉर्मेंस के वाले से हमने नोट किया, बल्कि करते रहते हैं, कि पूरे पंजाब के नौजवानों को आपने जुगतबाज बना दिया। लेकिन इसके बावजूद हमारी जुगत जो है, या हमारा ड्रामा ओवरऑल, ये ज़वाल की तरफ बढ़ता चला गया। गो कि आज अल्लाह का शुक्र है कि ड्रामे फिर से रिवाइव होना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो ज़वाल का अंसर ख़त्म नहीं हो पा रहा। इसकी नहीं, देखिए हमें असल में ना चीज़ों को सही तरह से देखना चाहिए। जी। हम जिसको ज़वाल कहते हैं, बेसिकली वो ज़वाल नहीं है। अब तो चीज़ों की ज़्यादती हो गई है। पहले तो थिएटर 2-3 हुआ करते थे, लाहौर के अंदर 2 थिएटर थे, एक थिएटर कामयाब था।
फिर उसके बाद 2 बन गए, फिर 3 बन गए। आज आपके लाहौर के अंदर कम से कम 12 से 13 बल्कि इससे ज़्यादा ही थिएटर होंगे। तो ये फिर सवाल तो नहीं हुआ। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो गई है। हाँ, ये कह सकते जब डिवाइड हो जाती है ऑडियंस, तो जाहिर है मतलब ऑडियंस तो उतनी है जिन्होंने ड्रामा देखना होता है एक रात को। जब वो मुख्तलिफ थिएटर्स में चली जाती हैं, उनकी तादाद जो है वो तकसीम हो जाती है मुख्तलिफ थिएटर्स के ऊपर। तो हमें लगता है जैसे ये जवाल है। जवाल नहीं है ये, मतलब तकसीम हो गई ऑडियंस, और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए। और कुछ जगहों पर मतलब थिएटर जहाँ पर होता है, मतलब इतने मैच्योर एक्टर नहीं हैं, मैच्योर आर्टिस्ट नहीं हैं जिनके ऊपर आप अपना यकीन कर सकें या जिनके ऊपर आप ड्रामा चला सकें। लेकिन चूंकि एक ड्रामे का हॉल बन गया, वहाँ पर खपत चाहिए। उस खपत को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी आगे जो नॉन प्रोफेशनल हैं। ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा नसीम भाई, थिएटर ड्रामों पे अक्सर एक तनकीद होती है, क्रिटिसाइज़ होता है कि इसमें वल्गैरिटी का आंसर बहुत नुमाया होता है। हालांकि यही फनकार, आप जैसे अभी माशाल्लाह GNN में काम कर रहे हैं, और भी बड़े फनकार हैं जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक निखर के सामने आती है। लेकिन जब आप थिएटर पे होते हैं तो इस तनकीद की जद में आपको क्यों आना पड़ता है? होता क्या है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है ना, तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि जो आपने बात की है उसके पीछे बात क्या है। हम आपकी बात को लेकर ही आगे चलना शुरू कर देते हैं। आज आप फेसबुक के ऊपर एक चीज़ लगाएं कि फ़लाँ फ़िरके ने फ़लाँ फ़िरके के बंदे को मार दिया। बिल्कुल ठीक है जी। नीचे कोई नहीं तहकीक करेगा कि क्या वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। उस फिरके के लोग वहाँ पर कमेंट करना शुरू कर देंगे। फिर अगले दिन आप लिख देंगे कि दूसरे फिरके के बंदे ने वहाँ से बदला ले लिया। फिर उस फिरके के शुरू हो जाएंगे, अब अच्छा हो गया। बिल्कुल। तहकीक किसी के पास नहीं, बात झूठी है। इसी तरह थिएटर के ऊपर भी जब आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपना आपके मतलब मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो थिएटर से कई हज़ार गुना ज़्यादा वल्गैरिटी पर है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। थिएटर तो अब आटे में नमक के बराबर भी नहीं है वल्गैरिटी में। लेकिन मैं वही कहता हूं ना अब एक जद में आ गया हुआ है, एक मुंह पे आ गया हुआ पे आ गया, है। ठीक है जी। तो अब बहुत आसान है थिएटर को बुरा कहना। तो बहुत सारे लोग, अभी पिछले दिनों एक किसी ने मेरी तहरीर लगाई, उस तहरीर में क्या लिखा हुआ था, आप यकीन मानिए कि आपको मज़ा आ जाएगा ये बात सुनकर कि लोग करते क्या हैं। मुझे जिससे बहुत मज़ा आया, जिससे मैंने कहा कि यार इनको आप देखना ही नहीं है। पहले मुझे कभी कभार टेंशन होती थी, मैंने कहा ये तो सारे मज़ाहिया लोग हैं ये जो कमेंट करते हैं। इनको तो मतलब इस चीज़ का पता ही नहीं है कि किस चीज़ पे बोलना, किस पे नहीं बोलना। बिल्कुल। इनको इनके हाल पे छोड़ दो। ये खुद अपनी हालत में जीनियस हैं। ये खुद को ही सारा मुसलमान समझते हैं, खुद को ही सारे फिलासफर समझते हैं, लेकिन इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो बेचारे मासूम लोग हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तहरीर क्या थी, मैंने बोला क्या था? मैंने बोला ये था कि ये जो लड़कियां डांस करती हैं, इनके पीछे जो लड़के डांस करते हैं ना, ये बेचारे इनके घरों में जाके देखें कि किसी के बाप को कैंसर है, तो किसी की हालत ख़राब है, किसी की माँ बेवा है, तो घर चलाने के लिए बेचारे मजबूरियों में इस तरह के काम करते हैं। इनसे नफ़रत की बजाय इनका एहसास करना चाहिए। अब एहसास किस चीज़ का? कि इनकी माली हालत के लिए, कि मतलब अगर आपको डांस बुरा लगता है, अगर आपको ये वल्गैरिटी लगती है, कोई चीज़ ऐसी लगती है, बजाय आप तनकीद करने के आप उसको उसका रोज़गार दे दें। ऐसा ही है। एहसास का मतलब तो यही ना, नफ़रत ना करें। ठीक है जी। नफरत जो है वो जुर्म से करें, इंसान से ना करें। इंसान से ना करें, क्या ठीक है ना, उसके जुर्म से करें। अब उसके जुर्म से नफरत करके उसको रोजगार दिलवाएं, उसकी हेल्प करें, ना कि आप सिर्फ उंगलियां उठाएं, जी आप मदद करो, वो मदद करे, फलां मदद करे। ठीक है। फिक्रा क्या है कि उनके पीछे कैंसर होता है, किसी को ये होता है, बोला ये है। अब उसकी तहरीर क्या लिखी गई है कि नसीम विकी कहता है ये जो स्टेज पर नाचने वाली होती हैं, इनसे नफरत ना की जाए, इनका एहसास किया जाए। अब ये भी चलो ठीक बात है, मतलब मैं नफरत की बात तो नहीं ना कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ भी इनके साथ इनका एहसास किया जाए। अब एहसास में क्या क्या चीज़ आती है? एहसास में तो यही चीज़ आती है ना जी, इनके मतलब के लिए अच्छा रोज़गार किया जाए, इनको को मशवरा दिया जाए कि इज्जत का काम कर लें, इनसे ये काम छुड़वा दिया जाए। ठीक है, इसमें यही बातें आती हैं एहसास में। अब नीचे कमेंट करने वाला कहता है ये वल्गैरिटी को प्रमोट करता है, ये खुद डांस करता है। तो ये एक बब्बू और अपना राना है हमारा, कोई वो जो कवाल है, वो अपना जो कवालियाँ करता है आजकल, तो शोज़ में भी बैठता था, उसने भी ये कहा जी कि इनके पास कोई दलील अच्छी नहीं है कि अपना, इसलिए ये डांस के बगैर ड्रामा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई मैंने डांस को प्रमोट करने की बात ही नहीं की,
पहले आप तहरीर तो पढ़ें। मैंने कहा है कि डांस को प्रमोट करें, मैंने कहा डांस का एहतराम करें, मैंने कहा कि डांस को आप इसका एहसास करें। नहीं, डांस जो है, मैंने कहा जो कर रहे हैं उनके साथ नफरत ना करो, उनका एहसास करो। अब इसके जवाब में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो फिर मैंने कहा ये मज़ाहिया लोग हैं, इनकी खैर है, मौज करने दें इनको। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा नसीम भाई, आपने सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामा में ही नहीं, बैरून मुल्क, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, बैरून मुल्क में भी आपने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। ना सिर्फ अमेरिका और यूरोप में, आपने भारत का एक बड़ा मशहूर, यानी कि जो उनका थिएटर है कपिल शर्मा शो, आपने उसमें भी बड़ा परफॉर्म किया। बल्कि कहा जाता है प्रोग्राम को चलाने में आपका बड़ा रोल था। इस हवाले से हमें कुछ बताइए। देखिए, हर दीवार की ईंट जो होती है ना, वो समझते हैं कि दीवार मुझसे है। हर ईंट का एक किरदार होता है, एक के साथ दूसरी जुड़ती है तो दीवार। मैंने तो बहुत बातें सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं मैंने। हाँ जी, तो उसमें यह है कि मैं उस शो का हिस्सा था। ये मेरी गुड लक थी, ये अल्लाह की करम नवाजी थी कि मुझे इतना बड़ा मतलब शो मिला। तो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, तो मैं गया। उसमें बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी लोगों को चीज़ें हज़म होती हैं, कुछ लोगों को हज़म नहीं होती। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मैंने वो शो किया हुआ है। उस शो का मैं हिस्सा था, तब हिस्सा था जब वो शो शुरू हुआ था। उसके पहले एपिसोड का मैं किरदार था, उसके पहले जो बनाने वाले थे उनका मैं हिस्सा था उस शो का। बाकी जो बातें हैं सारी, अब उनको हम लोग नहीं डिस्कस करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो हम वो बात करें जो हमारे देखने वालों को। मुझे एक बंदे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, मुझे उससे बड़ा मज़ा आया। उसने कहा विकी भाई, आप इन चीज़ों को सोचना नहीं, क्योंकि तनकीद करने वाले मैंने कहता पढ़े हैं जो 33-34 कमेंट्स हैं। आपके साथ तो करोड़ों लोग प्यार करते हैं। ऐसा ही है, तो फिर मैं करोड़ों लोगों को देखूं, मैं इन थोड़े से बिल्कुल। सिद्धू साहब भी थे उस वक्त, नए सिद्धू साहब थे, सारे मतलब लेजेंड लोग। इतने लोग तो वैसे भी ख्वाब में नहीं आते जिनके साथ मैंने काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे नसीम भाई, आपका ज़ाहिर है दूसरे इंडियन एक्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ होगा, तो आपको मतलब कैसा वक्त गुजरा आपका उस वक्त हिंदुस्तान में, और जिन लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हुई, कुछ थोड़ा सा अहवाल बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग हैं ना, वो इस काम को जब करते हैं ना, पूरी दिल लगी से करते हैं, और इसको मोहब्बत के साथ करते हैं और अपना फ़र्ज समझ के करते हैं। और फिर उसके बाद उनके अंदर तनकीद नहीं है एक दूसरे के ऊपर, लेग पुलिंग नहीं है, फिर वो किसी को बुरा नहीं कहते, ठीक है। उनका कोई बुरा भी होता है उसको साथ लेकर चलते हैं। फिर वहाँ पर जो उनके जो शायकीन शो हैं, जो देखते हैं, उनके व्यूवर जो हैं, वो तनकीद करते हैं किसी बुरी चीज़ पे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, काम पे नहीं करते, ज़ातियात पे नहीं आते, गाली नहीं देते। तो हाँ, तनकीद हो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे आप बताएं कि जी आपने ये गलत किया, आपको इसकी बजाय आप ये कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो बजाय इसके कि अगर आप गाली लिख कर शुरू करें, तो आप देख लें कि आपको बड़े से बड़ा एक्टर और छोटे से छोटा एक्टर उससे नहीं बचता। हाँ जी। अच्छा नसीम भाई, अक्सर देखा जाता है कि माजी में अगर जाया जाए तो उस हवाले से आज की सोसाइटी काफ़ी चेंज हुई है, कि आजकल मैंने अक्सर यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे नौजवानों को देखा है कि वो थिएटर की तरफ आना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं, और बड़े फोरम्स हैं जैसे NCA है, बीकन हाउस, लम्स। तो इस वाले से हमें कुछ बताइए कि उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम है, कि जो अक्सर हम शुरू से रोना सुनते थे कि जी पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता। नहीं जी, अब तो चांस वाली बात ही कोई नहीं रह गई। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अब तो किसी को ऑडिशन देने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना खुद ही ऑडिशन बना के आप अपने किसी भी साइट पे उसको डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें, तो आपको पूरी दुनिया देखने लग जाती है। तो अब तो वो वाला ज़माना नहीं रहा। बाकी ज़माने के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, फैशन बदलते रहते हैं। कभी कॉलर बड़ा, कभी कॉलर छोटा, कभी पांचा खुला, कभी पांचा तंग, ठीक है जी। तो कभी मतलब डबल प्रेस, कभी सिंगल प्रेस। तो इस तरह लिबासों के अंदर भी चलती रहती है, इसी तरह चीज़ों में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अब जो नए आने वाले लोग हैं, जो नई नस्ल है, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी जगहें हैं। जैसे हम लोग आए थे, हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। हमें तो अलहमरा में जाने के लिए कई साल लग गए थे, PTV के अंदर जाने के लिए कई महीने लग गए थे। अच्छा नसीम भाई, सोसाइटी और थिएटर का आपस में एक बड़ा पैरेलल रोल होता है, ठीक है। कि जैसे हम कहते हैं कि वैसे तो थिएटर की तारीख दुनिया में बहुत पुरानी है, जैसा कि रोमन थिएटर। तो जब सोसाइटी और थिएटर का आपस में बैलेंस अच्छा हो जाता है, तो वो समझ लें कि हम कहते हैं कि मुहज़्ज़ब माशरों का एक तुरा इम्तियाज़ बन जाता है। आप क्या समझते हैं कि हमारे भी इधर उस तरह की ज़रूरत है?
बिल्कुल ज़रूरत है। असल में कोशिश ही नहीं की गई। पहली बात तो ये कि हमें अभी तक यही नहीं पता चला ये काम अच्छा है या बुरा है। ठीक है जी, करने वाले अच्छा समझ के करते हैं, देखने वाले बुरा समझ के देखते हैं, या इसकी इस के न तज़ब्ज़ुब में ये ज़िंदगी चलती जा रही है। एकेडमी नहीं है आपके मुल्क के अंदर, बिल्कुल कोई आपको सिखाने वाला पढ़ाने वाला नहीं है कि एक्टिंग क्या चीज़ होती है, डायरेक्शन क्या होती है। कोई बंदा सीख कर नहीं आता, हर बंदा मतलब थिएटर होते थे ज़्यादातर ना जी, तो उसी ये देखो कि जो लड़के आते हैं उसमें ये होता कि जी ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ बहुत करते हैं, थिएटर पे भेज दियो। ऐसे ही आसान चीज़ समझ घर में सबसे शरारती हम कहेंगे ड्रामेबाज बच्चा, ड्रामेबाज है। किसी के मतलब थोड़ी सी भी हिस्स अच्छी है ना, और ये अदाकारी आती कि नहीं आती, इन्हों से ड्रामे भेज दियो। और जिस तरह फैसलाबाद या अपना छोटे शहरों में जब कोई बीमार होता ना, कहते जी कि इन्हों डॉक्टर ने जवाब देते लाहौर लै जाओ, तो इस तरह कहते इन्हों ड्रामे लै जाओ। तो वो जो फिर ड्रामे आते हैं उन्होंने को जिन्ना जिन्ना मटीरियल होंगे उन्ना करके तो बाकियों का भी काम का फिर सत्यानाश कर देते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने शो देखा था बहुत पहले, बल्कि इंटरव्यू था अमानुल्लाह साहब का। अमानुल्लाह साहब ने एक बात कही कि हम लोग बेअदब लोग हैं, हम बेअदबों का खिता है। उसमें उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं, हिंदुस्तान को भी मेंशन किया, अफ़गानिस्तान को भी मेंशन किया। उन्होंने कहा ये वो कौम है कि मुहज़्ज़ब कौमों के साथ हमारा मुकाबला है कि जो हवा में भी जाते हुए जिनका पैर जो है वो थरथराता नहीं है, ये जाते हुए इशारा काट देते हैं। ऐसा ही है। अमान साहब की तो ये बातें ना कहते हैं वो कौम है, मतलब एक बंदा तार ठीक कर रहे थे थले 6 लोग एवं वेखी जा रहे हैं, एवं ऊपर ला के तेनों की पता जो उत्ते चढ़िया उन्होंने बहुता काम आंदा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह आपकी जो जुगतबाजी नासिर साहब के साथ चलती है, नासिर चनोटी साहब के साथ, कि मतलब उसमें खैर हम वल्गैरिटी का आंसर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि फिल्बदी जो आप एक दूसरे पे कलमात कसते हैं वो बड़े मज़ेदार हुआ करते हैं। थिएटर के ऊपर ना जी जब आप आते हैं तो उसके ऊपर एक्सटेम्पोर आपको करना पड़ता है। हाँ, आपको कोई ना कोई बात ऐसी करनी पड़ती है जो मतलब आउट ऑफ स्क्रिप्ट होती है, कंटेंट से बाहर होती है। तो उसमें मतलब जिस चीज़ का नुकसान हुआ था, जब ऐसे लोग आए जिनका ये काम नहीं था, नॉन प्रोफेशनल, उन्होंने फिर उसको गंदी बातों में करके तो उसकी शक्ल बिगाड़ दी। हालांकि जुगत और गंदी बात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं जी। अच्छी मजाक की बात जो है ना जी, आप जब करते हैं तो उसका मजा आता है लोगों को, दूसरों सुनने वालों को भी। जैसे मानत चांद साहब बड़ी खूबसूरत जुगत करते हैं। हाँ जी, कि एक उनका ड्रामा आया था, मैं अक्सर प्रोग्रामों में उस जुगत का जिक्र भी कर देता हूँ कि अमानुल्लाह साहब फिर रहे हैं, उन्होंने वो एक मतलब ना लिबास पहना हुआ है, धोती सलूका वगैरह, तो सफ़ेद बाल हैं उनके। तो अमानत चांद साहब कहते हैं ओए बाबा, ओए बुझिया तंदूरां ते छाबे देने वाले। तो ये कैसी एक क्रिटिकल। अमानत चांद ना जी ये बहुत ही क्लासिक आर्टिस्ट है। उसका एक अपना स्टाइल था जो कुदरत ने उसको अता किया और उसने उसके अंदर रह के उसका बहुत खूब इस्तेमाल किया। अमानत चांद जैसे लोग बड़े कम आते हैं इस काम के अंदर जो बात करते हैं और साफ सुथरी करते हैं और बात एक असर रखती है और फिर वो गहरी भी बहुत होती है। ऐसा ही है। अमानत चांद की 2 चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन, एक उसका भोलापन अमानत चांद का, और दूसरी उसकी गहराई वाली बात जो बहुत ही डीप होती है बात, मतलब समझ के मजा आ जाता है यार क्या बात है। मतलब इस बात का जवाब जो था ना वो सिर्फ अमानत चांद ही दे सकता था। अमानत चांद ऐसा आर्टिस्ट है। और भोलेपन में भी जैसे कि दौड़ जाओ शेर आ गया हो ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। और इसी तरह सुहेल अहमद साहब, हाँ जी, वो तो बल्कि अक्सर एक शिकवा करते हैं कि उन्होंने ड्रामों को छोड़ा ही इसलिए है कि काम उनके म्यार का नहीं हो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दफ़ा तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये ड्रामा है कि लोग सिर्फ आते हैं 15 मिनट ड्रामा होता है और बाकी पौना घंटा जो है बल्कि ज़्यादा वो सिर्फ होश रुबा डांसेस लोग देखने आते हैं कि पता नहीं कहाँ से ऑडियंस उठ के आ गई है। बिल्कुल सुहेल साहब का ये मौक़िफ़ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुहेल साहब को यहाँ रहना चाहिए था। क्योंकि आपका घर है ये, आपने इसको बहुत अच्छे मेहनत करके बनाया था, तो फिर आपके करके किराएदार आके उस पर कब्जा कर लें और आप छोड़कर चले जाएं, तो ये मुनासिब बात नहीं थी। तो सुहेल साहब का अपना माइंड था, उन्होंने उस वक्त और तरह से सोचा होगा, तो उनको कुछ दूसरी चीज़ बेहतर लगी तो वो उधर चले गए, उनके पास ऑप्शन आ गया था। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर वो रहते ना तो वो ठीक कर सकते थे, इतना बिगड़ता नहीं। अगर देखें बड़े हैं वो तो मतलब अपना हर तरह से समझा सकते थे, डांट के भी, मार के भी, ज़बरदस्ती हर तरह से कर सकते थे, उनके पास राइट था। अच्छा नसीम भाई,
थिएटर में दो बहनों ने बड़ा राज किया, जैसा कि नरगिस और दीदार साहबा। तो एक वक्त था कि दुनिया उनके नाम की दीवानी हुआ करती थी, और नो डाउट कि सिर्फ मैं ये तो नहीं कहता कि वहाँ पे वल्गैरिटी का कोई आंसर था, डांस था, परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो हुआ ये कि वो करते करते ना मेल एक्टरों की जगह कम होती चली गई। इसकी क्या वजह थी? नहीं, मेल एक्टरों की जगह कम नहीं होती चली गई, थिएटर हो ही इतना गया था। हाँ, जिस जगह पे अपना अगर 2 ड्रामे हो रहे हैं तो 2 जगह पे एक बड़ी टीम जो थी वो बन जाती थी। इधर भी 4-5 लड़के, उधर भी 4-5 बंदे, तो ये ड्रामा चलता था। 2 ड्रामों के दरमियान कंपटीशन होता था। हाँ। जब आपके पास ड्रामे 12 हो जाएंगे तो फिर वो जो 6-6 लोग हैं जो एक एक जगह पे काम करते थे, 12 लोग, उनको डिवाइड किया गया, 2-2 कर दिए गए सब जगह पे, कहीं पे एक चला गया। अब करते करते ड्रामा जो है वो आपके तकरीबन 60 ड्रामों से ज़्यादा ड्रामे होते हैं पंजाब के अंदर। अब 60 ड्रामों में अगर आपको 12 मेल एक्टर चाहिए जी, तो 60 को ज़रब दें कितना बन गया, कितना एक्टर चाहिए आपको? ऐसा ही है। ये तो सैकड़ों की तादाद हो जाएगी, सैकड़ों की तादाद हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो इतना एक्टर तो होता ही नहीं है। ये तो बड़े गिने चुने लोग होते हैं ना जी, आर्टिस्ट तो मतलब आपको उंगलियों पे गिने जाते हैं। ऐसा ही है। तो अगर आपको 100 के हिसाब से मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास फुकदान हो गया, क्योंकि आपके पास पिछली खेप जो है वो नहीं आ नहीं रही, जो आ रही है वो मतलब टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, और वो वल्गैरिटी के ऊपर बेस करके आ रहे हैं। जब वो सारे मिलके 100-150 बंदा आया तो उसके अंदर अगर कोई मतलब अमाना चंद खड़ा है या नसीम विक्की खड़ा है या कोई और खड़ा है, इर्द गिर्द आपकी वल्गैरिटी हो रही है, तो आपको भी लोग उसी का हिस्सा समझते हैं। ऐसा ही है। जैसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिम्मेदार ठहराते हैं मुझे इस चीज़ का कि जी डांस मैंने इंटर करवाया, क्योंकि मैं खुद डांस करता हूँ। अब मेरे बराबर में अगर किसी दूसरे एक्टर को नहीं आता, इसमें मेरा कसूर नहीं है, तो वो मेरा एक्स्ट्रा टैलेंट है। ऐसा ही है। तो अमानत चांद के पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो उसका अलग है, वो गाना गाता है, वो गा भी लेता है, मैं गा नहीं सकता। जैसे एक दौर में स्टेज ड्रामों पे बड़ा कॉमन चीज़ हुआ करती थी कि कवाली रखी जाती थी, जिसमें बबू बराल साहब, शौकी खान साहब और ये अनवर अली वगैरह, वो एक बहुत कमाल सेगमेंट होता था कि उसमें वो मदाहिया कवाली के पोइट्री ऐसी थी कि पूरा सोसाइटी का एक क्रिटिसिज्म उसके अंदर भरा होता था। हाँ जी, कि आप एंटरटेन भी हो जाएं, सोशल हालात का भी आपको पता चल जाए, और जो कुछ सियासी या जो मतलब दुनिया में हालात हो रहे हैं। उस वक्त का जो एक्टर था ना जी, पढ़ा लिखा था बिल्कुल। मतलब वसीम अब्बास थे, सुहेल साहब थे, बिल्कुल, अमानुल्लाह साहब मतलब पढ़े नहीं थे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो पढ़े लिखों से भी ज्यादा था। बिल्कुल। तो ये सारे लोग जो होते थे ना, उस वक्त सटायर किया जाता था। सटायर होता था मतलब लपेटे हुए लफ्जों में। बिल्कुल। अगर आपको मतलब किसी गवर्नमेंट के ऊपर भी अटैक करना है, किसी सियासतदान पे करना है, आपको अमेरिका पे करना है, आपको कोई ऐसी चीज जो मुआशरे के अंदर है उसके ऊपर करना है, तो आप कवाली के अंदर अपना उसको लपेट के करते थे। ऐसा ही है। फिर जब से ये जमाना आ गया ना कि आप खुली बात किसी को भी कर सकते हैं, सटायर नाम की तो चीज ही निकल गई। आप तो सीधी इल्जाम तराशी है, ऐसा ही है, सीधी गाली गलोच है, तो जिससे मतलब बहुत ज्यादा मतलब बिगाड़ हो गया था। लेकिन अब जो चूंकि आज जो पंजाब हुकूमत कर रही है, जिस तरह से चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं, चीज़ों को अपना ठीक किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से दौर फिर से वापस आ सकता है। आप अपने बिगड़ी हुई चीज़ों को ट्रैक पे ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा नसीम भाई, आपका ताल्लुक चूँकि फैसलाबाद से है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फैसलाबाद की धरती माशाल्लाह इतनी जरखेज़ धरती है फ़नकारों के हवाले से कि जुगत और फैसलाबाद का आपस में एक हसीन इम्तिजाज है। सर जी कहते हैं जी, बंदा फैसलाबाद पैदा हो गया ना, फिर उन्हें जुगत करो तो कोई नहीं रोक सकता। इसकी क्या वजह है? माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा जी, जगह ही ऐसी है। मतलब अपना लोग अपने फ्लो में बात कर रहे थे, लेकिन जुगतें हो रही होती। अभी पिछले दिनों मुझे ना डेंगू हो गया था, बुखार, तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर ना मैं रुका हुआ था, फैसलाबाद चला गया मैं। तो मैंने कहा मैं 4-5 दिन उधर बाजी की तरफ रहता हूँ। तो मेरी बड़ी बहन ने ना मेरे लिए खाना बनाया और ना अपना शोरबे के अंदर छोटा गोश्त बना के तो सामने रख दिया। तो मुझे बार बार कहा बोटियाँ खाओ, मुझे खाया नहीं जा रहा था, मैं बीमार था। तो मैंने कहा मुझसे नहीं खाई जा रही। वो फिर क्या, छोटी बहन को जाके कहती कि जाके ना अपने भैन नूं तू बोटियाँ खवा। उसने मुझे देख लिया था कि मैं नहीं खा रहा, तो कहती तुसी मेरे नाल आओ, तुसी भैन दे हत्थ फड़ना, मैं बोटियाँ खवाऊंगी। बहुत आला, बहुत आला। जिस तरह दवाई खिला। हाँ जी। जब मुझे उसने बताया तो मैं बहुत हंसा, मैं देखो ये तो फ्लो है नॉर्मल अंदाज में उनके मुंह से जुगत निकल आई।
जैसे मैं एक बहुत पहले ड्रामा देख रहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि किसी एक्टर ने कहा था कि जी मैं फैसलाबाद गया और एक बूढ़ी खातून कि जी एक माई साहबा सब्जी लैन खलोतियां हुई ने, तो मैं क्या अम्मा जी सब्जी लैन आए हो? कहती नहीं पुत होर मैं दी शगिरदा। फैसलाबाद तो बोलो है जी। फैसलाबाद। मस्ताना साहब जब जी, जी। नए नए फैसलाबाद गए ना, तो हमाम में शेव करवा के तो बाहर निकले कि छोटा सा बच्चा आया। हाँ। वो कहता है मस्ताना आया। एक दूसरा बच्चा कहता कल इत्थे ड्रामा लगना ही। कहता किहड़ा मस्ताना? कहता है वे। कहता होया मस्ताना तख्ती ते संघाड़ा पे होंदा। मस्ताना साहब हंस हंस के गिर के कहता यार देखो ना कोई इज्जत ना वास्ता, कोई बड़े का लिहाज जुगत की और निकल गए। हाँ, इसी तरह एक और बहुत बड़े एक्टर थे जब आपके अर्ली दौर में थे, तारिक जावेद साहब। हाँ जी। के फैसलाबाद के रहने वाले थे और कमाल अंदाज में वो जुगत करते थे, बल्कि उनका स्टाइल मिलता था एक ओल्ड फिल्म एक्टर लाला सुधीर साहब के साथ। हाँ जी, अग्रेसिव कॉमेडी करते अग्रेसिव कॉमेडी करते थे कि बकायदा कहते थे ओए ओए कुत्तियो ओए ਤੁਹਾਡੇ वर्गे क्लिंटन दे नाल बह के चावां पीण वाला ਤੁਹਾਡੇ वर्गे मरासियां हाथों बिदत हुंदा पिया। अमानुल्लाह साहब की गुरबत के ऊपर उन्होंने बड़ी बातें की है। ये कहते एडा गरीब है कि इन्हां दे घर च कदी गोश्त नहीं पकिया, 7 दालां ने इन्हां दे मेदियां ते कब्जा कीता होया। ठीक है, ते इन्हां दे घर कदी गोश्त नां दी चीज़ नहीं आई। कसाई ने समझिया पता नहीं इन्हां नूं मैं दूर पैना, उन्हें दुकान लिया के बिल्कुल घर दे कोल खोल लई, लेकिन नहीं जंग असूलां दी। इन्हां ने कुत्तियां बिल्लियां कोलों गालां खा लईयां, गोश्त नहीं पकाया। फिर एक दिन कहंदा इन्हां दे घर किधरे कोई मुर्गा आ गया, इन्हां ने मुर्गा पकाया। मुर्गा पका के कहंदा उस तो बाद जिस बर्तन च पकाया सी 4 साल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਚ ਕਦੀ ਮੁਰਗਾ ਪਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੱਠ ਦੀ ਬੋਟੀ ਸੇਬੇ ਨਾਲ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ मैं खाधी सी, मैं खाधी सी। वाह 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 सर, देखिए ना कि क्या जुगत है कि अपनी लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज के पैराए में रहते हुए बात को बढ़ाना और ऐसी कॉमेडी करना कि क्या बात है। क्या बात कि जैसे आजकल के दौर में अकरम उदास साहब। हाँ जी, कि अकरम उदास क्या बात है। हाँ जी, आउट क्लास एक्टर कि कैसे वो बात को बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि वो बड़ी अच्छी सॉफ्ट बात करता है। जी जी जी, उसमें करख्तगी भी नहीं होती। बिल्कुल। बड़े अच्छे तरीके से एक जुमला जब कहता ना डिलीवर होता है तो उसके डिलीवर होने के बाद पता चलता है कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त गुगली थी। अकरम उदास बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर के साथ खेलता है। वो जैसे बंदा हाकी नहीं हो रही होती, उसको फिर ऐसे कैरी करता है अपने कैरेक्टर को कि बंदे को मज़ा आ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे हाँ ही है। दुनिया टीवी पे मुज़ाकरात की एक टीम बैठती है, उसमें एक्टर्स रोड बदलते रहते हैं। जैसे ठाकर साहब हैं, अकरम उदास साहब भी उसमें बैठते रहे हैं, आजकल भी बैठते हैं शायद। तो सखावत नाज साहब का उसमें बड़ा एक यानी एक क्रिटिकल काम करते हैं वो, कि मैंने एक एपिसोड देखा कि उसमें ये सुहेल अहमद साहब को बुला बैठे, तो अमानुल्लाह साहब भी तब हयात थे। एंकर को मौका ही नहीं मिला बात करने का कि सुहेल साहब ने जैसी फिल्म दी जुगतें अमानुल्लाह साहब के साथ कहीं कि एक जुगत मुझे याद आ रही है कि ए कुर्सी ते जगह बनी है, बांदरी नूं इत्थे लिया के बिठा दे। कहते कुर्सी सारे खुली होंदी है, वाहद भाई जेड़ा पूरा आ गया, पूरा आ गया। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ जी एक जे बांदरी की जगह है, तुसीं इत्थे आ जाओ। सोहेल साहब भी क्या बात है जी, मतलब रिटर्न जो है ना सोहेल साहब का बहुत अच्छा है। ऐसा ही है। जब उनको कोई जुगत करता है ना, जब उसका काउंटर करते हैं, वो भी बड़ा उनका आउट क्लास है। हर बंदे का एक अपना स्पेशल होता है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाँ जी। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि थिएटर में ना 2 चीज़ें तकसीम थी। वो डिवीज़न क्या थी कि एक स्कूल ऑफ थाट था मानुल्लाह साहब वाला और एक था सुहेल अहमद साहब वाला। आप इस वाले से कुछ हमें गाइड करेंगे कि ये क्या चीज़ थी? नहीं, सारा जो स्कूल ऑफ थाट था वो तो अमानुल्लाह का ही था। अच्छा। उससे पहले जो ड्रामा था, जो थिएटर था, जब हमारे मतलब बड़े किया करते थे, जिसमें अफंदी साहब, डॉक्टर अनवर सजाद साहब, जी जी बिल्कुल, ये वो लोग थे, मतलब उस्मान पीरज़ादा साहब, ये जो अपना थिएटर किया करते थे वो तो बिल्कुल आर्ट थिएटर था, जिसके अंदर लाफ्टर जो था वो फाउल होता था, होता ही नहीं था, बिल्कुल होता नहीं था। फिर ड्रामे की जब अपना कमर्शियल शक्ल बनना शुरू हुई ना, तो वो जिसमें अमानुल्लाह साहब आए, अमानुल्लाह साहब ने एक मज़ाहिया बात की तो लाफ्टर आ गया। लाफ्टर आने के बाद फिर जब उनको कहा यार चलो मोनोटोनस टूटती है उस सीरियस ड्रामे की, फिर थोड़ा सा उनका कैरेक्टर जब बढ़ाया गया, फिर उसके बाद ऑडियंस का रुझान ज़्यादा हो गया, अभी यहाँ पर भी हंसने को भी कुछ मिलता है।
जब ऑडियंस बढ़ी है ना जी, फिर किरदार भी बढ़ गया अमानुल्लाह साहब का। फिर क्या हुआ कि वो ड्रामा जो था ऐसा 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 निकल गया, फिर अमानुल्लाह का स्कूल ऑफ थॉट चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। अमानुल्लाह साहब ने ड्रामे की रिवायत को बरकरार रखा, कैरेक्टर के अंदर रह के किया। फिर जब उसकी शक्ल आ गई, फिर जब अपना सुहेल साहब आ गए, वसीम अब्बास आ गए, बब्बू बराल आ गए, इन्होंने एक ड्रामे की और शक्ल बना के थिएटर को कमर्शियल थिएटर की एक शक्ल दे दी, जिसके ऊपर टिकट बहुत ज़्यादा सेल होती थी। लोग देखने के लिए आते थे। फिर इसकी कॉपी में जब फिर अगली पौध आई है, उसके अंदर फिर दूसरे मतलब और लोग आगे जो मतलब टैलेंटेड नहीं थे, जो नॉन प्रोफेशनल थे, फिर उसके साथ जब वल्गैरिटी का तड़का लगना शुरू हुआ, फिर उसके साथ एक और शक्ल बन गई। आज जो थिएटर की शक्ल है, मतलब हम उसको वो थिएटर नहीं कह सकते, ये अपनी नवीयत की एक नई शक्ल है जो आज हो रही है। अच्छा नसीम भाई, ये भी एक देखा गया था कि मस्ताना साहब ने बड़ा राज किया एक दौर में कि अपनी परफॉर्मेंस से लेकर जुगतों तक, लेकिन जब तारक टैडी का अरूज हुआ तो हम देखा करते थे कि आप समेत कई एक्टर्स खड़े होते थे, आप जानबूझ के नहीं बोलते थे कि मस्ताना साहब को तारक टैडी ने शुरू मतलब इतनी ज़्यादा जुगतें की हैं, इतनी ज़्यादा जुगतें कि मस्ताना साहब ने खुद कहना कि भाई तुसी भी बोलो, तुसी भी आए हो, लेकिन आपने कहना कि नहीं तू ही अगे हो। क्या ये आपका कोई ये मोनोपोली थी? नहीं, मोनोपोली नहीं थी उस वक्त। होता ये है कि जब एक बंदा ड्रामा करने के लिए है, उसका सिर्फ एक ही ट्रैक है, जुगत 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 जुगत, अच्छी बुरी अच्छी बुरी अच्छी बुरी दोनों चल रही हैं, ठीक है। उसमें फिर जो दूसरे मतलब किरदार करने वाले लोग होते हैं ना, वो उस हद तक चलते हैं जहाँ तक उनकी अकल उनको साथ देती है, जहाँ तक उनका शऊर उनका साथ देता है जी, वो अपने आप को रोक लेता है। अब अगर आप ये कहें कि जी सुहेल अहमद साहब को जुगते नहीं आती थी, उनको परफॉर्मेंस नहीं आती थी, उनका इतना फ्लो नहीं था, मैं समझता हूँ कि अगर सुहेल साहब को अगर आप शुरू करवाएं तो वो तो 1 घंटा मतलब कॉन्टीन्यूसली बोलें, लाफ्टर भी खत्म ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। किरदार करें तो उसकी मतलब जान निकाल दें किरदार की, स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट करवाएं तो उसकी जान निकाल दें। एक मुकम्मल पैकेज का नाम सुहेल अहमद है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो उनका शऊर उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था कि नहीं यार मुझे नहीं इस तरह करना चाहिए, ये यही कर सकता है। हाँ, मैंने एक दफ़ा इनकी फिल्बदी जुगतबाजी ऐसे ही देखी, सखावत नाज और सुहेल साहब की। हाँ जी। कि एक दूसरे को कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को जुगतें क्या मार रहे हैं कि जो तू फौत होना है तो तेरे उत्ते ते खशखास पड़ी जानी है, तो वो आगे से कहते हैं कि तेरे ते दुआने पड़े जाने हैं। अब जब इसको आप थोड़ा सा लाउड कर देंगे, जब इसके अंदर और ज्यादा चीजें ऐड करेंगे, फिर गंदी बात आ जाएगी, गंदी बात आएगी, बिल्कुल माँ बहन शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद जब होएगी तो फिर हम साइड पे इसलिए हो जाते थे कि भी हम इस चीज का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक छोटा फ्लो था उस वक्त, जब हॉल में जो लोग बैठे होते थे ना, कुछ लोगों को वो अच्छा लग रहा होता था। वो जब मैं नहीं बोला या कोई दूसरा अमानत चांद नहीं बोला या सुहेल साहब नहीं बोले या कोई और नहीं बोला ना, तो ऐसे लगता था जैसे मतलब ये इतने टैलेंटेड नहीं है, ऐसे ही है। जबकि होता ये था कि ये जो हो रहा है ये मतलब ज्यादा हो रहा है। आपके टैलेंट के हवाले से बात नहीं हो रही, यूं लगता था कि जैसे आपने जानबूझ के मस्ताना साहब को फंसा दिया, उनके आगे डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता था। अच्छा। वो उनका खुद से होता था सारा। अच्छा। उनकी खुद की एक वो चीज़ होती थी, अपनी एक तरह होती थी, जिसके अंदर रह के थिएटर जो है ना वो डी-ट्रैक हुआ था। डी-ट्रैक, और उसका नतीजा इवेंचुअली ये हुआ कि मस्ताना साहब का ज़वाल शुरू हो गया कि मतलब पहले 100% ऐसा ही है। 100% ऐसा ही है कि वो ऐसा बुरा ज़वाल हुआ कि फिर वो दोबारा थिएटर पे आए ही नहीं। देखिए जी, जब आप कैरेक्टर करते हैं ना, कैरेक्टर के अंदर आप चाहे 100 कैरेक्टर करें, 500 कैरेक्टर करें, आपके पास मार्जिन है, आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल। जब आप हारने और जीतने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, कि एक बंदे ने जुगते में हारना और एक ने जीतना है, दो लगे हुए हैं, 1 2 3 4, आप एक हार गया, दूसरा जब एक हार गया तो जीतने वाला भी हार गया, क्योंकि उसके बाद उसके साथ फिर उस तरह का पहलवान ही नहीं रहा कुश्ती करने वाला। क्योंकि तारक टैडी को मैं देखा करता था कि उन्होंने बड़े बड़े सीनियर एक्टर के साथ उनका वही बिहेवियर होता था कि वो फिर 1 2 स्टेप पीछे हट गए। लेकिन जब अगला दौर आया, ज़फ़री खान, अकरम उदास, इन लोगों ने फिर तारक टैडी के साथ पूरा compete किया, पूरा मैच हुआ कि मतलब आप तो खैर मैं पहली बात कर रहा हूँ कि आपने तो हर दौर में, जैसे क्रिकेट बॉलिंग में वसीम अकरम है कि हर दौर में वसीम अकरम का एक लेवल है, तो आप आज तक कि माशाल्लाह जो है वो हर नए से नए एक्टर के साथ भी पूरा बैलेंस के साथ चल रहे हैं। मैंने जब थिएटर उस वक्त किया ना, जी। मैंने ये वाला फ्लो भी किया हुआ है। हाँ। कि मतलब एक सांस में आपने 100 जुगत भी करनी है, तो मैं करता था। आपने की तारक टैडी के साथ मेरे मतलब 22 के 9 का स्टार्ट वाला पोर्शन देख लें, बिल्कुल। उसके साथ जो मेरा मैच है, ठीक है,
आपको लगेगा कि मतलब उसमें सीन के अंदर वो मतलब ज़रा सा भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ऊपर निकल जाए या कोई ऐसी हाँ हो। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है। मैं भी उस वक्त पूरे जोर में करता था, वो आपसे मतलब अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, वो भी आपसे भागते थे। भागते थे, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि एक ऐसा काम करता था, मेरी कोशिश होती कि मैं ड्रामे के सीक्वेंस के साथ सबको लेकर चलूं। हाँ इनके कान में मैं जुगत भी बताता था। बिल्कुल, इफ्तिखार ठाकर अपने मुंह से बताते हैं, अब आप उनके साथ कभी बात करेंगे तो उसकी जितनी भी जुगतें पंच लाइनें हैं वो सारी मेरी कान में बताई होती थी। उसको किसी ने बात की, उसके मैंने कान में बात बतानी गुजरते हुए, उसने वो काउंटर मारना और उसका वो चलना है। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चला हुआ हूँ। क्योंकि मैंने एक दफ़ा देखा कि तारक टैडी ने हमला किया सरदार कमाल साहब पे, आपने फिर डिफेंस किया सरदार कमाल साहब का, तो वहाँ से एक चीज़ ये भी सामने आती थी कि आपका बॉन्ड बहुत आपस में मजबूत है, आपका और सरदार कमाल साहब का। सरदार कमाल मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर थे। बिल्कुल। मैंने उनको देख के काम शुरू किया था। अब जब आपने किसी को देख के शुरू किया हो, क्या बात है, आप दुनिया में बहुत कामयाब हो सकते हैं। हाँ आप अपने बाप के बाप नहीं बन सकते, ऐसा ही है। तो बनना भी नहीं चाहिए। नहीं, सरदार कमाल साहब की लुक भी बहुत अच्छी थी। क्या बात, क्या बात। कि वो पुरानी फिल्मों के एक हीरो होते थे अकमल साहब, जी बिल्कुल ऐसा उनका बड़ा उनमें शबाहत ऐसा ही नजर है, आती थी। ऐसा ही ऐसा ही। अच्छा नसीम भाई, आजकल अक्सर एक ट्रेंड चल पड़ा है चढ़दा पंजाब की पंजाबी फिल्मों में हमारे थिएटर के लोगों के काम करने का। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र करता हूँ, आपको भी ज़ाहिर है फिल्मों में ऑफ़र हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो आप बताएं कि ये सारा सिनेरियो क्या है, इससे कुछ फ़ायदा होगा हमारी गिरती हुई ट्रेड को, खास करके फिल्मी नहीं, ट्रेड अब को? तो देखिए जब से ये जंग हुई है, ये तो अब सिलसिला तकरीबन बंद हो गया हुआ है जी अभी नहीं चल रहा। अभी देखिए इसमें कितना टाइम लगता है दोबारा खुलने में, क्योंकि जब काम आता है तो फिर एक साथ आता है, जब गैप आता है तो फिर गैप भी लंबा ही आता है। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि गैप जो है वो ना आए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मैं लास्ट ईयर गया था एवर्न स्टूडियो में मसूद भट्ट साहब, सूदी भट्ट साहब से मिलने, तो वहाँ पे कुछ सिख हजरात आके बैठे हुए थे, तो पता चला कि ये एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट बात हो रही, नासिरदीप साहब भी साथ ही थे कि जी एक फ़िल्म बनने लगी है पाकिस्तान और इंडिया के इश्तराक से, कि मोस्टली उसकी शूटिंग जो है वो दुबई में होगी या पाकिस्तान में। उनके 3 हीरो होंगे, शान साहब, बॉबी देवल और इसी तरह। मैं बड़ा खुश भी हुआ कि बड़ी बात है कि अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए। देखिए काम तो होना चाहिए जी बिल्कुल। ये जो काम है मतलब फनकार की सरहद है, लेकिन उसके काम की कोई सरहद नहीं। कोई सरहद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, उनका काम यहाँ आता है, हमारा वहाँ जाता है। तो दूसरी मोहब्बत जो होती है ना, ये करने वाली चीज़ है, बिल्कुल रोकने वाली नहीं है। फनकार का तो काम ही मोहब्बतों को फैलाना और उसको बांटना है। बिल्कुल। तो हमारा दिल करता है उनके साथ मिलने के लिए, उनका दिल करता है हमारे साथ मिलने के लिए। तो मतलब वो जो नीचे एक बाउंड्री है, जो सरहदें हैं, जो हदें हैं, उनके अंदर रहना पड़ता है उनको भी, हमें भी। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो उनकी भी पासदारी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ। तो आप उनको मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते, लांग नहीं सकते, अपनी अपनी हद में रह के आपको करना होता है। बाकी जो आपके दिल होते हैं वो तो मोहब्बत से भरे पड़े हैं। हम तो वैसे भी बीइंग मुस्लिम, हमें तो हुक्म भी यही है कि अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से लोगों को अपना गर्विदा करें। जी जी। तो नफरत नहीं फैलनी चाहिए, मोहब्बत ही फैलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, फिर उधर ही बात आती है कि नसीम भाई आप इंडिया गए, हाँ जी, आपने वहाँ पे काम किया, जाहिर है कि 1-2 दिन तो आप नहीं रहे होंगे, आपकी वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी आपकी मतलब अच्छी, आपने वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा किसको पाया? मतलब एक एक बंदे को अच्छा पाया। अच्छा, किसी का नाम लेना पसंद करें? चाहे वो शाहरुख खान है। अच्छा। मैं जब वो एपिसोड कर रहा था ना जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस की प्रमोशन थी, तो मैं तकरीबन कोई 45 से 50 मिनट तक शाहरुख खान साहब के साथ पीछे खड़ा रहा हूँ विंग में। तो ब्रेक आई थी तो हम पीछे चले गए थे। वो मुझसे लाहौर के बारे में पूछते रहे, पाकिस्तान के बारे में पूछते रहे। तो इस तरह बातें होती नहीं। क्या आपकी अमिताभ बच्चन साहब से भी मुलाकात हुई? जी, उनके साथ, बच्चन साहब के साथ भी मुलाकात हुई, उनके सेट पे मैं गया था। अच्छा। तो वहाँ जब मैं गया था तो उन्होंने इतनी मोहब्बत दी थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, बताना चाहता था कि मैंने आपकी कौन कौन सी फिल्म देखी हुई है, मैं आपका किस किस चीज़ का फ़ैन हूँ, आपने कौन कौन सा किरदार कैसा कैसा किया हुआ है। वो मेरे पास एक सारा स्क्रिप्ट था जो मैंने उनके सामने करना था। लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, वो उन्होंने कुछ कहने नहीं दिया, इज्जत ही इतनी देते हैं, इतना प्यार किया कि बंदा फंबल हो जाता है, भूल जाता है। हाँ, चलें जी, हम तो चाहते हैं कि ये सिलसिला कम से कम फनकारों की हद तक दोबारा चले, ताकि मोहब्बतों के सफ़ीर जो हैं वो दोबारा से उसी तरह अपनी एक्टिविटीज़ को जो है इंशाल्लाह ज़रूर होना चाहिए।
अपने उस्तादों के दौर के मतलब जो फनकार थे उनके बारे में कुछ याददाश्तें हमें बताइए, जैसे अलबेला साहब, अलबेला साहब जी, क्या बात है। अलबेला साहब तो मतलब ऐसी हस्ती हुई हैं कि एक तो वो फनकार बहुत बड़े थे, कैरेक्टर की जान निकाल लेते थे, फिर दूसरा जब कॉमेडी करते थे ना, आपकी बात ही लपेट के आपको वापस कर देते थे। और जैसे एक ड्रामे के अंदर हिना शाहीन तो कहती है वे बाबा तू कौन है, ਤੇ कहते तू बाबा ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। कहती है ਉਹ कहते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, ਕਹਿੰਦੀ है 20 ਸਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो गड़बी बजाती है तो कहती है कि हाय और रब्बा नहीं हो लगता दिल मेरा, तो कहता ना तेरा दिल लगता ना मेरा ना तेरा आवाज लगता ना मेरा वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या एक फिल्म के अंदर बड़ा अच्छा डायलॉग था, मैं रात को मैं बैठा देख रहा हूँ ऐसे टीवी पे फिल्म, तो अलबेला साहब की ना फाइट चल रही है, तो अलबेला साहब ने ना एक विलन को फायर मारा। अच्छा, फायर मारा तो उसने अब अलबेला साहब को मार दिया, तो फायर लगा तो कहते हो जा जालमा ना आप कर गया ना मैंने जान देता। वाह 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 वाह। अच्छा, बब्बू बराल साहब के बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे फनकार थे। क्लासिक आदमी था जी। जी जी। एक सुर का नाम जो था वो बब्बू बराल था। बिल्कुल बिल्कुल। एक सुरीले आदमी का नाम बब्बू बराल था। हाँ। एक मुकम्मल पैकेज का नाम बब्बू बराल था। बिल्कुल। कि वो बंदा अदाकारी नहीं करता था, वो अपने एक्सप्रेशन के साथ शायरी करता था। बिल्कुल। लोग हंसते नहीं थे, साथ ये भी कहते वाह 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 क्या बात है। बिल्कुल। और एक जुमले के साथ खेलना, एक बात को लेकर चलना। वाह। एक मेरा ड्रामा था जिसके दुल्हन MBBS, जी जी, जिसके अंदर मैंने उनका एक किरदार लिखा था बाजे वाले का। तो वो मुल्क से बाहर थे, हम रिहर्सलें कर रहे थे पीछे, हमने तकरीबन 8-10 रिहर्सलें की हुई थी। तो बब्बू बराल साहब ने जिस दिन आना था ना, तो एक रात की रिहर्सल की हमें उनको मिलनी थी। मैंने उनका कैरेक्टर जो लिखा हुआ था ना, मैंने उनको कहा बब्बू साहब एक दफ़ा इसको पढ़ लें और आपने ऐसे कर देना है। तो पढ़ के मुझे कहते हुए अपना विक्की ये इस तरह लग रहा है तू लिखा नहीं हुआ, मैं कीता होया। क्या बात है, क्या बात है यार, तूने इतना अच्छा लिखा कि मुझे लग नहीं रहा कि आपने लिखा, मुझे लग रहा है कि मैंने किया हुआ और तुमने लिख लिया हुआ है। अब इसको मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा। फिर वो जब आते हैं कोई एक बंदे की शादी है, तो घर में मंगनी के लिए आते हैं, तो बाजा उसने पकड़ा हुआ है, तो आगे कहते जी बाजा बजावा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा। वो कहते नहीं अजय नहीं बजाना, जरा सबर कर लो। नहीं भैन थोड़ा जिहा भी जान कहता यार तेन सबर करना मना करता ना तेन, पहले जो शादी की गल, अच्छा गल नहीं हुई कर लो तुसी गल, मैं इत्थे बैठा। वो फिर शुरू हो गया। उन्होंने कहता लो जी तुहाडी एक गल होगी बजावा बाजा। अब वो इस बात को लेकर चले ड्रामे के पॉइंट अप तक। वाह 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 वाह। तो क्लैप जो होती थी वो कहते थे कि हट जाओ पीछे। क्या बात है, क्या बात। एक ड्रामा था मेरा मिस कुमकुम, उसमें मतलब मेरा सुहागरात का सीन होता है। जी जी। तो बब्बू साहब अंदर से तकिया लेकर आते हैं और आ कहते हैं जी सौन की जगह किधर नहीं है। अब सोफे के ऊपर वो लेटे हैं, 4 दफा ना वो सिर्फ ऐसे टर्न करके लेट के तो मेरी तरफ देखते हैं। वाह वाह, देखना ही कमाल था। क्या बात है। नरगिस साहबा के बारे में कुछ बताइए। सर नरगिस से इतनी बड़ी आर्टिस्ट हमारे थिएटर इंडस्ट्री में आई है। बिल्कुल। इससे पहले ना हमने कभी इतना अरूज और इतनी महंगी टिकट देखी है, ना अभी तक कोई देखने को मिल रही है जी। ठीक है, वो अपने टाइम के अंदर मतलब उसने किरदार भी बड़े बड़े आला किए और डांस भी बहुत आला किया। तो वो तो एक अपना मुकम्मल पीरियड दे के गई है। बिल्कुल देख। लेकिन जब छोड़ के गई है, वो छोड़ने वाला आंसर भी उनका उसी तरह था जिस तरह उनकी कामयाबी थी। एक काम उन्होंने सही किया जिसको कहते हैं ना कि भरिया मेला छोड़ के गए, सवाल नहीं देखा। तो जो आपके सबसे बड़े फाउंडर थे उनका तो हमने जिक्र ही नहीं किया, खालिद अब्बास डार साहब। खालिद अब्बास डार साहब तो जी आप बब्बू बराल, अमानुल्लाह, मसाना, सुहेल अहमद, ये सारे जब आप इकट्ठे कर लेते हैं ना, तो इनके ऊपर जो एक कोच बैठा होता है जिसको वाह 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 दुनिया की हर चीज़ का इल्म होता है, वो जिसके पास हर वो चीज़ होती है और वो कुलिया होता है जो किसी के पास नहीं होता, वो उसको खालिद अब्बास डार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। क्या तो खालिद अब्बास डार साहब तो वो मतलब लेजेंड हुए हैं जिन्होंने मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कमाल किया है। ऐसा ही है। इनसे ऊपर के लफ्ज होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर की कोई बातें होनी चाहिए। हाँ जी। तारीफों के पुल और होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी एक मतलब कई फनकारों की बातें हुई, लेकिन इनका भी प्लीज़ ज़रूर बताइए ज़फ़री खान साहब के बारे में। उनका के जो एक स्टाइल है कि वो लिया डाला और आप ही वो एक पीपा बजाने की आप मैं देख रहा था वो भी मेरा ड्रामा था, मिस वर्ल्ड था। बिल्कुल जी जी। आ गया अशरफ पीपे वाला आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
जफरी खान जी मतलब एक एक्ट का नाम कॉमेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने जो उसके कॉमेडी है ना, जो उसकी जुगत है, हाँ। वो जुगत करता नहीं, वो जुगत को परफॉर्म करता है। हाँ, ऐसा ही है। तो जब जुगत को परफॉर्म करता है तो उसका फिर लाफ्टर डबल आता है। डबल एक बंदा सिर्फ खड़ा कर देता है जी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब वो क्या करता है, उसको परफॉर्म करना शुरू कर देता है। उनका एक अंग फड़कता है। अंग फड़कता है। जी, जी। जो मतलब जैसे कहते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਖੁਸਰੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ थी, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਲ ही दे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अब बात देखने वाले को लगता है यार अचार भी खा रहे हैं, नाच भी रहे हैं, वाह, उसको वाह। सारे को परफॉर्म कर रहा है। हाँ। जिसमें उन्होंने, वो मुझे जुगत भूल गई है लेकिन आपको याद होगी कि वो कहता है कि जी वैगन में जा रहे होते हैं तो कंडक्टर पूछता है कि जी किराया दें, तो कौसर हाँ हाँ, वो कहता तुम्हारे नहीं, डाकू आ जाते हैं, कहता। डाकू आ जाते हैं। तो डाकू आके कहते हैं जी कि अपना 10 अपना कट दे जो कुछ तेरे को लेगा। तो वो कटन लगा तो उसने उसका शनाख्ती कार्ड देखा, कहता तेरा नाम की है? कहता जी मेरा लड़की बैठी थी, कहती जी मेरा नाम कौसर है। कहता हो कौसर तो मेरी भैन का नाम है, असी तेनों नहीं लुटना। उसने उसको छोड़ दिया। आगे लड़की बैठी थी, उसको कहते कि तेरा की नाम है? वो कहते जी मेरा नाम अपना आपदा कौसर है। कहता अच्छा, तो आपदा साथ कौसर लगता है, तुम्हें भी कुछ नहीं कहना। वो आगे ये बैठा हुआ था बंदा, उन्होंने कहा तेरा की नाम? कहता जी ना तो मेरा अमजद है, लेकिन प्यार ना मैंने भी कौसर कहते हैं। अच्छा नसीम भाई, काफ़ी टाइम हो गया, हम तो चाहते हैं कि सारी रात आपके साथ इसी तरह बैठे रहें और वक्त रुक जाए। तो आखिरी एक क्वेश्चन है, आज की यूथ के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें नौजवानों के लिए, चाहे वो फनकार बनना चाहते हों या कुछ और बनना चाहते हों, उनके लिए कोई मैसेज आप ड्रॉप करें। मैं यही कहता हूँ जी कि जब भी आपने कोई भी काम करना ना दुनिया का, एक तो आपने किसी को देख के इंस्पायर होना है, उससे जेलस नहीं होना। आप उस जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है। फिर मुआशरे में आप कीड़े ना निकालें, आप अपनी गलतियां कोताहियां देखें। आप बजाय किसी के साथ लड़ने के, झगड़ने के, किसी को गाली देने के, आप अपनी इस्लाह कर लेंगे ना, तो आप बहुत कुछ बन जाएंगे। जब आपके अंदर तनकीद आ जाती है, जब आपको लोग बुरे नजर आते हैं ना, इसका मतलब है अभी आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जिसको कहते हैं ना कि तनकीद और तौहीन में फ़र्क होना चाहिए जी। तो तनकीद करें, तौहीन ना करें। जब आप तौहीन करते हैं ना, फिर उससे आपकी तरबियत का पता चलता है, आपके लफ्ज़ों से आपके माँ बाप के खून का पता चलता है कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। बिल्कुल। अगर आप के सिखाने में, बताने में, समझाने में तरबियत है, आप किसी के लिए अच्छी बात करते हैं, तो पता चल जाएगा कि आपका ख़ानदान क्या है। बिल्कुल। अगर आप वही बात गाली दे के करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि आपका माँ बाप कैसा है। नाजरीन, ये थे हमारे आज के लेजेंड फनकार जनाब नसीम विकी साहब। तो हमें इनके साथ बहुत मज़ा आया, उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आइंदा पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नसीम विकी। साहिबजादा अली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। अच्छी से अच्छी सेलिब्रिटी, अच्छे से अच्छा फनकार, जिसको आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, तो फिर जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।